जय श्री राधे आप सभी को। मैं शिवानी हमारे YouTube चैनल मंजुल कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या सिलेबस है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को क्या पढ़ना है, उनके क्या कौन कौन से चैप्टर हम क्लियर करेंगे, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मंजुल कैरियर पॉइंट जो लेकर आया है स्टूडेंट के लिए वो ITI क्रैश कोर्स लेकर आया है। हमको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो ये मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि हम जो चीजें पढ़ेंगे वो पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम MCQs के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमको लगता है कि कोई थ्योरी आपको बतानी है तो वो मैं आपको उसी टाइम एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, MCQs के माध्यम से ही सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने उस दिन द्वितीय वर्ष के छात्रों को बताया था कि उनको टोटल जो 18 चैप्टर पढ़ने हैं, उन 18 चैप्टर के बारे में बताया था कि हर चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन सी थ्योरी आएंगी, क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए लेकर के आए हैं चैप्टर 1, ठीक है। जो चैप्टर 1 मैंने उस दिन बताया था वो था DC जनरेटर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो DC जनरेटर के ही MCQ सॉल्व करेंगे और उसी में कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे बीच में, तो क्वेश्चन के बीच में उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे वो है DC जनरेटर। तो पहले हम जान लेते हैं कि DC जनरेटर क्या होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे घरों पे सप्लाई नहीं आती है, सप्लाई चली जाती है, तो हम एक मशीन ऑन करते हैं जिसको ऑन करते ही हमारे घर में क्या होती है, सप्लाई आ जाती है, जिसको आप जनरेटर बोलते होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर जो जनरेटर क्या होता है, बेसिकली हम जान ले पहले जनरेटर क्या होता है। तो जनरेटर क्या होता है, जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है उसको हम जनरेटर बोलते हैं। मैकेनिकल का मतलब है यांत्रिक ऊर्जा, मतलब हम उसको हाथ से जो कुछ अपने हैंड से वर्क कर रहे हैं उस पर, तो उसको बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। और जब वो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है तार के फॉर्म में ऊर्जा देने लगती है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है जनरेटर के हम प्राइम मूवर को घुमाते हैं तो उस प्राइम मूवर जनरेटर का जो रोटर है वो घूमता है, या जिसे हम आर्मेचर कहते हैं, और हमें उसमें विद्युत धारा प्राप्त होती है, ठीक। अगर विद्युत धारा जो है वो DC विद्युत धारा प्राप्त होती है तो हम उसको DC जनरेटर बोलते हैं, और अगर AC विद्युत धारा प्राप्त होती है तो हम उसे AC जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो जनरेटर अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो मशीन चेंज करती है उसे हम जनरेटर बोलते हैं। अगर जो आउटपुट है वो DC इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है तो उसे DC जनरेटर, और आउटपुट अगर AC इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है तो उसे हम AC जनरेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज हम चैप्टर में आगे बढ़ते हुए इसी चैप्टर के MCQs करेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है, DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ये जो इमेज दी हुई है, इस इमेज में इस पार्ट को पॉइंट आउट किया जा रहा है और इसका नाम जानना है, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो DC जनरेटर के कई सारे पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट ये भी है। इस पार्ट को हम कम्यूटेटर के नाम से जानते हैं, कम्यूटेटर के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम होता है, इसे स्प्लिट रिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली बता दें कम्यूटेटर क्या होता है, तो कम्यूटेटर का कार्य है AC को DC में परिवर्तित करना। जैसे कि जनरेटर को हम मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी जो इसमें EMF इंड्यूस होता है वो AC EMF इंड्यूस होता है। EMF जो रहता है वो AC मतलब अल्टरनेटिंग ही रहता है, लेकिन जो हमें आउटपुट मिलता है वो DC मिलता है। तो ये जो AC इंड्यूस्ड EMF है उसको DC में बदलने का कार्य किसका होता है, कम्यूटेटर का होता है, ठीक है। तो हमने जान लिया कम्यूटेटर क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है। आप जानते हैं कि कम्यूटेटर के इस भाग को क्या बोलते हैं, तो ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर के इस पार्ट को कम्यूटेटर सेगमेंट के नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। और ये जो X के डिनोट किया गया है इसे बोलते हैं कम्यूटेटर रेजर, इसको कम्यूटेटर रेजर के नाम से जानते हैं। तो जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला आर्मेचर को, दूसरा ब्रश, तीसरा कम्यूटेटर सेगमेंट और कम्यूटेटर रेजर। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो X को किस नाम से जानते हैं, कम्यूटेटर रेजर के नाम से। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन दा है वो सही है, ठीक है। तो DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, तो वो है कम्यूटेटर रेजर। तो जैसे मैं समझ पा रही हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या कोई चीज आपको नहीं समझ में आई तो आप वहां पे हमें बता सकते हैं,
ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ठीक है, तो इस इमेज में मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये है क्या। तो ये जो इनको बोलते हैं वाइंडिंग। इन जो तीनों डायग्राम आपको दिख रहे हैं, इससे 1, 2 और ये 3, ये तीनों वाइंडिंग है। ठीक, इन दोनों वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। ये वाइंडिंग है, इसको आर्मेचर वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब फील्ड वाइंडिंग है और दो फील्ड वाइंडिंग है, इनका भी मतलब होता है कि ये जो वाइंडिंग है ये आर्मेचर वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग जो आर्मेचर के साथ किसमें जुड़ी हुई है, सीरीज में जुड़ी हुई है। सीरीज का मतलब है एक चेन जुड़ी हुई है। जैसे हम अगर मान ले हमारा हाथ है और अपने हाथ से हम किसी दूसरे इंसान के हाथ को पकड़ ले और उसका पहला हाथ फ्री हो और हमारा दूसरा हाथ फ्री हो, तो इसको एक ये चेन बन जाती है। इसी को बोलते हैं सीरीज में। तो यहाँ जो फील्ड वाइंडिंग ये वाली फील्ड वाइंडिंग है और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और ये जो ऊपर वाली वाइंडिंग है, ये इन दोनों के साथ पैरेलल में। पैरेलल का मतलब है हम अपने दोनों हाथ किसी दूसरे इंसान के दोनों हाथ से पकड़ लें तो ये हो जाता है पैरेलल कनेक्शन। मतलब दोनों टर्मिनल जो हैं वो किसी दूसरे टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग होगी ये हमारी होगी शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो जब शंट फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग इन दोनों के पैरेलल में जुड़ी हुई है, तो इसे बोला जाता है कंपाउंड जनरेटर। इसे कंपाउंड जनरेटर के नाम से जानते हैं। अब कंपाउंड जनरेटर के भी दो पार्ट होते हैं, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक होता है डिफरेंशियल और एक होता है क्यूमुलेटिव। ठीक है, कैसे पहचानेंगे डिफरेंशियल है कि क्यूमुलेटिव है? तो ये पहचानने का भी तरीका है कि जब ये एक एरो की डायरेक्शन इस तरफ है और इस पे आप देख पा रहे होंगे एक एरो की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब दोनों एरोस की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब एरो अपोजिट होने का मतलब है इनके जो ये फील्ड वाइंडिंग है जो फ्लक्स जनरेट कर रही है और इसका जो फील्ड सीरीज फ्लक्स है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट का मतलब है कि ये जो एरो से आप समझ पाएंगे कि अगर एरो एक दूसरे के अपोजिट है इसका मतलब है वो डिफरेंशियल है। अगर एरो एक ही दिशा में जा रहे होते तो इसका मतलब होता कि वो क्यूमुलेटिव है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आगे समझेंगे जो ये जो हमने बताया शंट फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये देख रहे हैं ये दोनों के पैरेलल में है, इसलिए इसको बोला जाता है लॉन्ग शंट। और अगर ये पूरे के पैरेलल में ना होकर के सिर्फ आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में होती, सिर्फ यहां तक जुड़ी होती, तो इसको बोलते हैं हम शॉर्ट शंट। ठीक है, तो हमने यहां से देखा इसको क्या बोलेंगे, पहला डिफरेंशियल, और वाइंडिंग के कनेक्शन के हिसाब से भी देखा तो क्या बोलेंगे लॉन्ग शंट। इस हिसाब से इसका आंसर क्या होता है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर जो आ है वो करेक्ट है। समझ में आया होगा, मेरी पूरी कोशिश है कि अब मैं जो बता पा रही हूँ वो आप तक पहुंच पा रहा होगा। अगर आप क्वेश्चन में कोई भी चीज क्लियर नहीं होती है तो आप कमेंट में जाकर हमसे पूछ सकती हैं, हम क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर? जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था कि हम जो जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो जनरेटर घूमता है और उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। वही जो ईएमएफ को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है करंट को पूरे सर्किट में घुमाने वाला जो फोर्स होता है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कहते हैं। इस ईएमएफ की ही डायरेक्शन निकालनी है
इस ईएमएफ की डायरेक्शन निकालने के लिए हम किस रूल का यूज करते हैं, तो मैं बता देती हूँ। ईएमएफ की जो डायरेक्शन है उसको निकालने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का पालन किया जाता है। इस रूल से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का जो नियम है वो होता क्या है। तो अगर हम अपने दाहिने हाथ की दो उंगलियां और अंगूठा, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और अंगूठे को इस तरह फैलाएं कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, मतलब एक दूसरे से समकोण बना रही हूँ, 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ। तो जो हमारा थंब होता है वो कंडक्टर के घूमने की दिशा को बताता है कि कंडक्टर किस डायरेक्शन में घूम रहा है, और हमारी जो फोर फिंगर होती है वो बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो हमारा जो फोर फिंगर होती है वो ईएमएफ की डायरेक्शन को बताएगी। थंब बताएगा डायरेक्शन, और जो फोर फिंगर है वो बताएगी आपकी ईएमएफ की डायरेक्शन, और मिडिल फिंगर है वो बताएगी आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। थंब बताएगा आपके कंडक्टर की डायरेक्शन कि कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। फोर फिंगर जो बताएगी वो बताएगी आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, और इस तरह से मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को बताएगी। तो जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का पालन करते हैं। दाहिने हाथ के नियम से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को निकालते हैं। तब तक के लिए मैं बढ़ती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप हमारे चैनल को, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब ना हो किया हो, वो जा करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ऐसे जो भी स्टूडेंट आप अभी तक इस चैनल से ना जुड़ पाए हो, उन्हें आईटीआई क्रैश कोर्स के बारे में पढ़ना हो, पढ़ाई करनी हो, जो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी हो, तो उनको भी हमारे चैनल से आप जोड़ सकते हैं, उनको भी नोटिफिकेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए हम किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हम देखा था इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। इसमें पूछा गया है कि उस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे, किसकी वैल्यू क्या है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं जो उत्पन्न ईएमएफ का फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो होता है P5Zn/60A। और ईएमएफ भी क्या है, एक तरह का वोल्टेज ही होता है, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। ठीक है, तो इसमें P है वो होता है पोल, यहां लिख देते हैं। P होता है वो नंबर ऑफ पोल होता है, पोल्स की संख्या। ठीक है, फाई क्या होता है, फाई होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, Z होता है नंबर ऑफ कंडक्टर, N होता है स्पीड 60, ये एक कांस्टेंट है। जब हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे तो वहां पर 60 क्यों किया जाता है ये पता चल जाता है, लेकिन अभी हम समय कम होने की वजह से इस तरह से आपको बता रहे हैं। ठीक है, ए जो है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो इस फॉर्मूले से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन वैल्यू तो निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी इस फॉर्मूले में आपको किसी भी वैल्यू को निकालना हो तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। तो ये इसको ईएमएफ को निकालने का फॉर्मूला क्या है, P5Zn/60 है। ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहले ऑप्शन में दिया 5Zn/60, इसमें A मिसिंग है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है 5Zn × A/60P, तो ये A और P की जो जगह है वो गलत है। अगर ये नीचे P ऊपर होता और A नीचे होता तो ये करेक्ट हो जाता।
तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 5Zn/60 इंटू P/A। तो ये देखिए इस तरह से ये करेक्ट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ईएमएफ डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो P5Zn/60A वोल्ट, ये इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ये भी डीसी जनरेटर के कई सारे पार्ट में से एक पार्ट ये भी होता है। तो इस पार्ट के जो ये भाग है, ऊपरी वाला भाग ऊपर उठा हुआ है, इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, पोल, और ये जो पोल जिस में माउंट है इसको बोलते हैं पोल शू। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं पोल शू कहां पर दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है ध्रुव की नोक, दूसरा है ध्रुव कुंडली, तीसरा है पोल कोर और चौथा है पोल शू। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ये जो इसके बारे में मैं और बता देती हूँ, इसको बोलते हैं शू सहित लैमिनेटेड पोल कहा जाता है। इसको जो बनाते हैं तो पोल और पोल शू दोनों एक साथ ही बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी एक पोल होता है, उसको मोल्डेड पोल बोलते हैं। उस पोल में क्या होता है, पोल और पोल शू दोनों अलग अलग होते हैं, उनको बाद में एक साथ माउंट किया जाता है। और इसको जो जिस धातु से बनाते हैं उसको बोलते हैं कास्ट स्टील। अगर कहीं ऑप्शन आता है कि पोल शू बनाने के लिए हम किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो आप वहां पर टिक कर सकते हैं कास्ट स्टील, अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, मे भी थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ये जो लिखा है, यहाँ लिखा है डीसी सोर्स। डीसी सोर्स क्वेश्चन दिया हुआ है, डीसी जनरेटर का क्या नाम है। तो जैसे मैंने आपको डीसी जनरेटर के बारे में बताया, तो आगे बता देती हूँ। डीसी जनरेटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मेनली जो स्टार्टिंग में होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर और एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है कि ऐसा जनरेटर जिसको एक्साइट होने के चलने के लिए किसी बाहरी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। और दूसरा है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में होता है कि जिस जनरेटर को चलने के लिए या फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए हमें बाहरी डीसी सोर्स की जरूरत होती है, तो उसको बोलते हैं हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मैंने लिखा हुआ है डीसी सोर्स, मतलब ये जो जनरेटर है, ये इसको चलाने के लिए हमको डीसी स्रोत की जरूरत है, इसको हमें बाहर से सप्लाई देनी पड़ रही है। ठीक है, इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट होने के लिए हमें डीसी सप्लाई देनी पड़ रही है, जो बैटरी के थ्रू दें, ये हम रेक्टिफायर का यूज करके देते हैं। रेक्टिफायर का मतलब है एसी को डीसी में चेंज करने की डिवाइस होती है। ठीक है, तो ये कौन सा जनरेटर है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में दिया संचयी कंपाउंड जनरेटर, ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तीसरा दिया है संचयी लॉन्ग शंट कंपाउंड, ये भी नहीं। लास्ट ऑप्शन है पृथक उत्तेजित जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो मैं क्वेश्चन आपको जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रही है, किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पर भी आप कमेंट कर सकते हैं और इंस्टा पेज पर भी जाकर के डीएम कर सकते हैं। तो मैं उस चीज पर सुधार करूंगी और आगे आपके उस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश करूंगी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ये मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जनरेटर जो होता है उसका काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में पहला दिया है ऊष्मा, दूसरा गतिशील, तीसरा रासायनिक और चौथा यांत्रिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि जनरेटर का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डीसी जनरेटर फील्ड का क्या नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर दिख रहा है, ये ऐसे एरो बना हुआ है, ये इस तरफ एरो है। ठीक है,
तो जैसे मैंने पिछले भी क्वेश्चन में आपको बताया था एरो के बारे में, इसमें भी सेम चीज दी हुई है। इसमें दो एरो दिए, एक की डायरेक्शन इस तरफ है और एक की डायरेक्शन इस तरफ है। तो जब मैंने बताया था कि दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो उनको डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के नाम से जानते हैं। डिफरेंशियल को हिंदी में विभेदक कंपाउंड जनरेटर भी बोलते हैं, विभेदक यौगिक जनरेटर। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है लॉन्ग स्ट्रैंड कंपाउंड जनरेटर, तो ये करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है लॉन्ग स्ट्रैंड कंपाउंड जनरेटर, ये भी सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया है विभेदक यौगिक जनरेटर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, विभेदक यौगिक जनरेटर। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। डीसी जनरेटर का सिद्धांत, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। प्रिंसिपल मतलब डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर काम करता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो डीसी जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल पर वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल पर वर्क करता है। तो पहला ऑप्शन है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो इसमें पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये रूल दिया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गति कराई जाती है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक गति करता है, तो उस चालक के में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। और अगर चालक जो है वो क्लोज सर्किट है तो उसमें करंट फ्लो होने लगती है। तो जो हमारा जनरेटर है वो इसी रूल पर वर्क करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या है। गतिशील मतलब डायनेमिकली जो ईएमएफ है उसको किस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, उसका हमें फॉर्मूला क्या है ये दे जानना है। तो मान लीजिए इसमें दिया हुआ है BLV वोल्ट, दूसरा है BLV साइन थीटा, थर्ड ऑप्शन है BLV साइन थीटा वोल्ट, चौथा है BLV कॉस थीटा वोल्ट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। इसमें क्या होता है, जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई L लंबाई का कंडक्टर है, वो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में V वेलोसिटी से गति करता है, तो उसमें जो EMF इंड्यूस्ड होता है उसको डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं। ठीक है, तो उसे कैसे फाउंड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, BLV साइन थीटा वोल्ट। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारी स्क्रीन पर कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का उपयोग किया जाता है, किस नियम का प्रयोग करते हैं। विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल, उन्होंने एक नियम दिया था। नियम क्या था मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब किसी कंडक्टर के समांतर अक्ष में जब किसी स्क्रू को इस तरह से रख करके जो उसकी नोक है उसको हम करंट की डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो हमारा अंगूठा जिस डायरेक्शन में मूव करता है वो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन तो हमने बताया था। इसमें जनरेटर का प्रिंसिपल वर्क करता है, इसी प्रिंसिपल पर जनरेटर वर्क करता है। दूसरा दिया है कॉर्क स्क्रू नियम, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट। मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम से ही हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है। जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर का सबसे बाहरी भाग होता है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ऊपरी भाग जो है वो यही होता है। ठीक है, इसमें कई सारे पार्ट हैं, जैसे इसको बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स, जहां से हम जनरेटर से आउटपुट लेते हैं उसको टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। इसे बोला जाता है आई वोल्ट। अगर हमें जनरेटर को उठाकर किसी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना होता है तो इसी आई वोल्ट के सहारे इस पर हुक फंसाकर हम एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, और इस पूरे भाग को हम बोलते हैं योक। इसको योग के नाम से जानते हैं, इसी को बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो डीसी जनरेटर किस भाग का क्या नाम है, योग है। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, योग। अगर पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर की जो
बड़े डीसी जनरेटर या बड़ी मशीन है वो किस पदार्थ की बनी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है, तो उसे हम बोलेंगे कास्ट स्टील। ये बड़ी मशीन के लिए है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए छोटी मशीन का योग किस पदार्थ से बना होता है, तो उसे बोलते हैं कास्ट आयरन, ठीक है। तो डीसी जनरेटर के इस भाग को योग के नाम से जानते हैं। अगर ये पूछा जाए कि बड़े डीसी मशीन का योग किससे बना होता है, तो कास्ट स्टील से बना होता है, और छोटी डीसी मशीन जो होती है वो किसके मटेरियल से बनी होती है, तो वो कास्ट आयरन से बनी होती है, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते, या यहाँ इसको पथ भी बोलते हैं, कितने समांतर पथ है। तो 4 पोल मतलब P जो पोलों की संख्या दी हुई है वो कितनी दी है, 4। जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें क्या होता है, P बराबर A रखा जाता है, मतलब जितनी पोलों की संख्या होती है उतनी समांतर पथों की संख्या होती है। ये होता है सिंप्लेक्स के लिए। सिंप्लेक्स जो प्लेक्स होता है उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ सिंप्लेक्स है तो 1 रहेगा, तो P इज इक्वल टू A। अगर P 4 है तो समांतर पथों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ सिंप्लेक्स के लिए ना पूछकर डुप्लेक्स के बारे में पूछा गया है, तो इसमें मल्टीप्लाई विथ 2 कर देंगे, ठीक है। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। सॉरी, A इज इक्वल टू P इंटू 2 करेंगे, तो A इज इक्वल टू P की वैल्यू 4 है, इंटू 2 तो आ जाएगा 8। तो इसमें समांतर पथों की संख्या कितनी आ गई, 8। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। 4 पोल वाले जो डीसी जनरेटर है उसके डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 8 होगी। तो अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है। ये जो इमेज दी हुई है ये डीसी जनरेटर का एक पार्ट होता है, आपने सुना होगा आर्मेचर, ठीक है। बेसिकली आर्मेचर को बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये जो पत्तियां हैं, ऐसी कई सारी पत्तियां होती हैं, उनको एक साथ मिला करके आर्मेचर का निर्माण होता है। तो इसको बोलते हैं हम आर्मेचर कोर लैमिनेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, इसमें करेक्ट है, आर्मेचर कोर लैमिनेशन। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्मेचर कोर की लैमिनेशन की मोटाई कितनी रखी जाती है। तो इसकी जो मोटाई होती है 0.35 से 0.5 रखी जाती है, ठीक है। डीसी जनरेटर के इस भाग का क्या नाम हुआ, तो इसका नाम क्या है, आर्मेचर कोर लैमिनेशन। पूछा जाए इसको किसे बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, तो आर्मेचर को बनाने में इसका यूज किया जाता है। और इसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस, वो 0.35 से 0.50 तक होती है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। इंटरपोल, अब यहाँ देखा, अभी हमने पोल पढ़ा था, अब यहाँ पर आए इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है, तो क्या होता है, कभी कभी जनरेटर में स्पार्किंग होने लगती है। कम्यूटेटर और ब्रश कम्यूटेटर के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ था। ऐसे एक ब्रश भी यूज होता है जनरेटर में। उन दोनों के बीच में क्या होती है, कभी फ्रिक्शन के कारण स्पार्किंग होने लगती है। उस स्पार्किंग को कम्यूटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी कम्यूटेशन को कम करने के लिए इंटरपोल का यूज किया जाता है। कम्यूटेशन को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए इंटरपोल यूज करते हैं। तो आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो इंटरपोल का जब हम जनरेटर में कनेक्शन करते हैं तो उसको हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। इंटरपोल को आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। डीसी जनरेटर में इंटरपोल को आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि इंटरपोल को क्यों जोड़ते हैं, तो उसको जनरेटर में कम्यूटेशन के दोष को समाप्त करने के लिए इंटरपोल का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या आवश्यकता होती है। तो जैसा हमने आपको जनरेटर के 2 भाग बताए थे, एक बताया था सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, दूसरा बताया था सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में बताया था
कि उसको एक्साइट होने के लिए किसी डीसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब उसको हम पहली बार बनाने के बाद पहली बार जब उसको चलाया जाता है तो उसके फील्ड वाइंडिंग को पहली बार हमको डीसी सप्लाई से चार्ज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? ताकि उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आ जाए। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या अवशिष्ट चुंबकत्व लाने के लिए हम उसमें उसको फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, डीसी सोर्स से चार्ज करते हैं, एक्साइट करते हैं। तो ठीक है, एक बार उसमें हमने चार्ज किया, उसको फील्ड वाइंडिंग की एक्साइट किया, अगर उस चलाने के बाद उसको हमने बंद कर दिया, जब हमको दोबारा उसको रीस्टार्ट करना होगा तो हमें किसी भी आउटर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी डीसी सोर्स नहीं लगाना है, वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। क्यों स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व होगा। तो अवशिष्ट चुंबकत्व का बेसिकली काम क्या है कि उसमें क्या कर सके, वोल्टेज जनरेट कर सके, जिससे फील्ड वाइंडिंग एक्साइट हो सके और ईएमएफ उसमें इंड्यूस्ड हो पाए। ठीक है, तो अवशिष्ट चुंबकत्व का काम क्या है, जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण करें ताकि फील्ड वाइंडिंग एक्साइट हो और जनरेटर अपनी स्पीड से रन कर सके। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब तक हम आगे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसने भी अभी तक लाइक ना किया हो लाइक करिए, और ऐसे स्टूडेंट हैं अपने दोस्तों को घर में जो आईटीआई कर रहे हैं और जिनको अभी आईटीआई की परीक्षा देनी है, उनको भी इस चैनल से जोड़िए ताकि वो भी आईटीआई की पढ़ाई कर सके और इसको अपने एग्जाम में स्कोर अच्छा कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक्स से चिन्हित हिस्से में कौन सा वोल्टेज ड्रॉप दिखाया गया है, विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेट इन द पोर्शन मार्क्ड एज एक्स। तो पहले मैं बता दूं, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये शंट जनरेटर का है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं शंट जनरेटर क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। शंट जनरेटर क्या है कि जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों पैरेलल में जुड़े होते हैं, उससे हम शंट जनरेटर बोलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शंट जनरेटर का है। ये दिया है टर्मिनल वोल्टेज, ये दिया हुआ है लोड करंट, और ये दिया हुआ है फुल लोड करंट। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप दिया गया है इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, और ये जो X है इसके बारे में पूछा गया है, इसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि X से मार्क जो ये X है, इस वोल्टेज जो यहां से यहां तक का वोल्टेज ड्रॉप है उसको किस वोल्टेज ड्रॉप के नाम से जानते हैं, तो उसको आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप के नाम से जानते हैं। इस हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में जुड़ी हो तो उस कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। पैरेलल को हिंदी में हम समांतर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि जब आर्मेचर है वो शंट फील्ड वाइंडिंग, मतलब उसमें आर्मेचर भी होगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, इसका मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग, तीनों चीजें हैं। ठीक है, तो आर्मेचर को इस तरह से डिनोट करते हैं, इसके सीरीज में हमने एक फील्ड वाइंडिंग जोड़ दी तो इसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो शंट फील्ड है वो केवल आर्मेचर के साथ पैरेलल में जुड़ी हुई है, मतलब यहां तक जुड़ी हुई है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग जो आर्मेचर के साथ पैरेलल में जुड़ी हुई है, इस वजह से इसको बोलेंगे हम शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अगर यही फील्ड वाइंडिंग जो शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के साथ पैरेलल में होती तो उसे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के नाम से जानते हैं। तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट है, लघु शंट। शॉर्ट को हिंदी में लघु बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लघु शंट कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर लैमिनेटेड क्यों होता है। जैसा हमने पिछले उसमें देखा था, आर्मेचर कोर जो थी वो एक पतली सी गोल डिस्क की तरह थी, जो उन गोल डिस्क को ही आपस में जोड़ करके आर्मेचर का निर्माण किया जाता है। पतली पतली पत्तियां होती हैं, उन्हीं को आपस में जोड़ते हैं जिससे आर्मेचर बना होता है। तो डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है वो लैमिनेटेड क्यों किया जाता है, वो पत्तियों को लैमिनेटेड क्यों करते हैं, उनको पतला पतला क्यों बनाते हैं, क्यों एक लोहे के टुकड़े जैसा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें भंवर धाराएं जो होती है, एडी करंट लॉस होता है, वो ज्यादा ना हो। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम
आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम क्यों होता है? डीसी जनरेटर का में हमने बताया था 2 वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग 2 वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, 1 ओम से भी कम होता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर का जो प्रतिरोध रखा जाता है वो 1 ओम या 1 ओम से भी कम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि उसमें आर्मेचर प्रतिरोध के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होना है वो कम हो, वोल्टेज ड्रॉप अधिक ना हो। क्योंकि अगर आर्मेचर का हम प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो आर्मेचर का से जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है उसका मान भी बढ़ जाएगा। तो उसे कम करने के लिए हम डीसी जनरेटर में आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम रखते हैं। अगर पूछा जाए वैल्यू तो 1 ओम से भी कम वैल्यू रहती है उसकी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप कम रहे, इस कारण से हम डीसी जनरेटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, अगर उन क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आया या ये थ्योरी हमें नहीं समझ में आई। तो उसे मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूं।